नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों की प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ऐसे 50 प्रश्न हैं जो लगातार CGPSC और व्यापम के द्वारा पूछा गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का लिंक है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अदिश राशि है? वेग, बल, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा एक प्रकार से अदिश राशि है, बाकी वेग, बल और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशियां है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है घंटा में, मिनट में, सेकंड में, मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो समय है उसको, जो सीजीएस प्रणाली में समय को सेकंड से मापा जाता है। साथ में आपका जो लंबाई होता है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान है उसको ग्राम में मापा जाता है, और साथ में आपका जो समय है उसको सेकंड में मापा जाता है ना, सीजीएस प्रणाली में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है दोस्तों। बल, संवेग, ऊर्जा, वेग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है ये, जो एक प्रकार से सदिश राशि नहीं। यहाँ पर ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है, लेकिन बल, संवेग और वेग ये क्या है, सदिश राशियां है। सदिश राशि होता क्या चीज है दोस्तों? तो जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा है ना दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाता है। यहाँ पर परिमाण भी रहना चाहिए और दिशा भी रहना, बताने वाला डायरेक्शन बताने, उसको बोला जाता है सदिश राशि। जैसे कि वेग हो जाता है, आवेग हो जाता है, संवेग, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, ये सभी चीज क्या है, सदिश राशियां है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है ना। सूची एक दो है उसको मिलान करना, नीचे दिए गए कोड से उत्तर देना है। तो भौतिक राशियां दी है और उसका इकाई माप दिया है, वह उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो शक्ति है उसका जो ऑप्शन आ जाएगा, शक्ति है इसका जो माप है, इकाई है, वो क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। और आपका ताप है उसका कैलोरी में इसको मापा जाता है, और बल का आपका न्यूटन में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा। आपको वहां पर इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को नोट्स बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न बोलते हैं, एक माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एक भाग का 1000वां भाग होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है ना। ये एक माइक्रोन का होता है, बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो यहाँ पर जो मूल भौतिक राशि है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा क्या है, मूल रूप से क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर भी क्या होता है, निर्भर नहीं रहता है। विद्युत धारा एक प्रकार से क्या है, स्वतंत्र हो है ना, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते, इस कारण से इसको मूल भौतिक राशि माना गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आठवां नंबर का। यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 10⁹ मीटर में है, ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई होती है उसको वाट है कहा जाता है, क्योंकि जो आपका एम्पियर है वो विद्युत धारा की वोल्ट को विभवांतर की जो कूलाम है उसको विद्युत आवेश में चेंज कर देता है, तथा वाट विद्युत शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर को किस में मापते हैं? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धारा में, क्योंकि जो वोल्टेज है विद्युत विभाजन मापने की इकाई है और विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। और प्रतिरोधक को ओम से मापा जाता है। यहाँ पर जो प्रतिरोधक है तो उसको ओम से क्या है वो मापा जाता है। ये प्रतिरोधक है उसको ओम से मापा जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है दोस्तों? फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा। बल का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक इसका डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में इसका जो बल का मात्रक हो जाएगा डाइन, और एसआई पद्धति में आपका न्यूटन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का बहाव है वो क्यूसेक में मापा जाता है, क्योंकि ये क्यूसेक है वो जल के जो प्रवाह है उसको मापता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। तो यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ओजोन परत की जो मोटाई है ना, उसको क्या है मापता है। चलिए, क्योंकि ये जो है आपका जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में होता है? समताप मंडल में हो पाया जाता है ना, समताप मंडल में पाया जाता है। और वहीं पर के जिसकी मोटाई मापने की इकाई रहता है उसी को ही डॉप्सन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर के। यहाँ पर देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो जिससे क्या होता है? उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, फिर ट्रांसमिशन में हासिल हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, उत्पादित की जाती है। क्योंकि किसी भी संयंत्र द्वारा क्या विद्युत उत्पादित होता है तो उसको मेगावाट से मापा जाता है। और साथ में आपका जो मेगावाट होता है उसका जो पावर के रूप में देखें तो 10 घात 6 मेगावाट होता है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं। चलिए अगला है 15 नंबर का प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वॉट है, या फिर डाइन है। तो यहाँ पर जो कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का जो मात्रक है जूल है, और न्यूटन तथा डाइन बल का मात्रक है। यहाँ पर न्यूटन और जो डाइन है ना वो बल का मात्रक है, और जो वाट है आपका शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर ये किसका है? शक्ति का मात्रक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 दिया है, सूची 2 में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पर चुनिए। भौतिक राशियां और इसका इकाई दिया है। तो यहाँ पर जो त्वरण है दोस्तों, है ना, त्वरण है उसको क्या यहाँ पर आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है। बल है उसका आ जाएगा न्यूटन है, इसकी इकाई। कृत कार्य है उसका आपका जूल होता है, और आवेग का न्यूटन पर सेकेंड होता है। ये आपका है, तो इसको मिलाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 1 माइक्रोन के बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका 1/1000 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का। यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, या फिर फर्मी मीटर। तो यहाँ पर जो लंबाई को नापने का जो यंत्र है उसका इकाई क्या है दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर फर्मी मीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में, या फिर वॉट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी को नापते हैं उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, क्योंकि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। वेग है आपका, जो वेग है उसको मीटर पर सेकेंड में, और कोण है जो कोण को क्या में जाता है? रेडियन में। तथा जो शक्ति है उसको वाट में मापा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर स्कूटर दिया है उसको सुमेलित करके यहाँ पर आपको बताते जाए। तो जूल दिए हुए दोस्तों, इसका आ जाएगा जो मात्रक है वो कार्य होता है, जूल है कार्य है ना, इसमें मिल जाएगा। आपका एम्पियर है वो आ जाएगा, एम्पियर एक में है उसमें धारा विद्युत प्रवाह होता है तो धारा आ जाएगा। उसके बाद आपका जो वाट है ना, वाट है ये सामर्थ्य होता है, कोई भी कार्य करने की शक्ति होती है। और वोल्ट है आपका
है ना। वोल्ट है वो आ जाएगा आपका विभवांतर में और कैलोरी है ऊष्मा में, है ना। तो ये आपका मिल जाता है, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही। जो भाग नहीं एटम है ना, जो परमाणु है उसका जो भाग नहीं होता, तो क्या होता है? फोटॉन है वो नहीं होता। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक एटम में क्या है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए है दोस्तों और 2 प्रोटॉन दिए है ना। तो इसकी जो तत्व की जो द्रव्यमान संख्या वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान संख्या वो 4 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? जो परमाणुवीय नाभिक है उसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टाइन ने, थॉमसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां नंबर का। देखिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समायवी, समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी है परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तब वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक है वो कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर का प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पर जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? जे जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर न्यूटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26वां नंबर का है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीटा कण है वो ऋणात्मक आवेश वाला होता है, क्योंकि अल्फा कण है उसमें क्या होता है? अल्फा कणों में आपको अल्फा क्या है वो कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम धन आशित रहते हैं ना, प्लस हीलियम है वो उसमें रहता है क्या है? नाभिक है ना। साथ में आपका बीटा कण होते हैं, जो बीटा कण है वो क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। और जो गामा किरण है वो अनावेशित, मतलब कोई डिस्चार्ज वाला होता है, बिल्कुल उसमें आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ड्यूट्रॉन है वो अणु परमाणु एक प्रकार से जो कण है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अणु है परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन, तीनों शामिल रहते हैं। और ड्यूट्रॉन क्या होते हैं? एक प्रकार का स्थिर कण है ना। ड्यूट्रॉन है वो स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन रहेगा और एक न्यूट्रॉन रहेगा, बस बाकी नहीं रहेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रम है ना, परमाणु क्रमांक होता है 2 हीलियम का, ये चीज इसका संकेत होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 29वां नंबर का। तो समस्थानिक कार्बन 14 संबंध है किसे से संबंधित दोस्तों? कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से या फिर अनुरेखक तकनीकी से। तो यहाँ पर जो कार्बन 14 है दोस्तों, वो क्या है? जो फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, उसके आयु निर्धारण से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग किया जाता है उसमें रेडियोधर्मी कार्बन है, वो होता है आपका कार्बन 14, है ना। जो क्या करते हैं, इसमें अनुपात है उसको ज्ञात करके जिसकी अर्ध आयु काल निकालना है उसके लिए, है ना, उसकी आयु निर्धारित किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग करके यहाँ पर कोई भी जीवाश्म उसके उम्र है पता किया जाता है। इस विधि में जीवाश्मों का क्या है वो जो काल विधि है उसका निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ
बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। इसको सीजी व्यापम के द्वारा टेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31वां नंबर का। न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कारण क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसको दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको दोनों को एक साथ में न्यूक्लियन कहा जाता है। इसलिए जो द्रव्यमान संख्या है उसको परिभाषित करते हैं, जो आपका जो एटमिक मास है उसको निकालने के लिए क्या कहते हैं, परिभाषित करते हैं। और उनके ही जो योग है उसको ही न्यूक्लियन संख्या कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा के मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, n बराबर 1 से n बराबर 2 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3+ आयन है ना, 3+ आयन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर चुका है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 और 8 है। इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कक्षक से निकाल दिया गया है और साथ तो यहाँ पर 3 चार्ज इसी की वजह से लगा हुआ है ना। तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2 और 8 है वो हो जाता है, क्योंकि अष्टक पूर्ण हो गया है इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34वां नंबर का। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितने होती है, 6.25 गुणा 10 का घात 18। ये आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 35वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इस वजह से जो लकड़ी है वो कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो मात्र बी, मात्र ओ, मात्र ए, कोई भी वर्ग। तो यहाँ पर ए बी रक्त समूह वाला है जो दोस्तों सर्वग्राही होता है, और वो कोई भी जो रक्त समूह का वर्ग है उससे क्या है, जो ब्लड है उसको ले सकता है। इसको सीजीपीएससी के द्वारा 2003 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या फिर बदलता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उम्र है वो कोई भी मनुष्य है वो उम्र के बढ़ते हुए उसके जो आपका वृद्धि अवस्था है ना, तो उसमें जो रक्त का दाब है वो प्रेशर है वो बढ़ते जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कॉल लैंडस्टीनर ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कॉल लैंडस्टीनर है उनके द्वारा जो रक्त समूह है उनकी खोज है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, तो निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। तो सबसे ज्यादा जो डोनर ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, बी, ओ, ए बी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डोनर है, जो सर्वाधिक दाता होता है वो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ओ ब्लड ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा दान देने वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हृदय में स्पंदन बनाने वाली प्रेरणा पल्स मेकिंग इम्पल्स के जानने का सही रास्ता क्या है, एस एनोड, परकिंजे तंतु। यहाँ पर तो इसका पूरा पढ़ते हुए टाइम हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एस एनोड में पहले जाता है, उसके बाद ए बी नोड में जाता है, उसके बाद हिल्स का बंडल है उसमें जाएगा, फिर परकिंजे तंतु में और हृदय पेशी के माध्यम से जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ आपका 41वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, रक्त ले जाने वाली धमनियों की दीवारें पतली होती है, नसें रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है,
धमनियों में रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है और धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त ले जा सकती है। तो जो स्टेटमेंट सही है दोस्तों वो बताना, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। धमनियों में रक्त का दबाव नसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जहर सेवन के इलाज में उपयोग होता है, शरीर का तापक्रम कम करता है, या फिर एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इसका कार्य क्या है जो दोस्तों, जो एंटीजन है उसका, तो ये आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चाय तथा कॉफी में मुख्य सक्रिय तत्व होता है, निकोटीन, कैफीन, एस्पिरिन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जो चाय और कॉफी है उसमें जो सक्रिय तत्व है वो आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैफीन है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, पादपों में जल परिवहन को समझाने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, जैववाद, मूलदाबवाद, भौतिकवाद, या फिर अंतःशोषणवाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भौतिकवाद है वो पादपों में जल परिवहन को समझाने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मशरूम एक प्रकार से क्या है, फलदार पौधा है, फफूंद है, पौधे जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे, या फिर कवक है। तो यहाँ पर जो मशरूम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपका फंगस है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कथन दिए स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से आपको आंसर है वो देना है। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री विषहीन अभिकारकों एवं विलायकों से संबंधित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ओजोन परत भूपरत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर निर्मित होता है। और तीसरा है, पत्तों में हरे रंग का हास फ्लोरोसिस कहलाता है। और चौथा है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण लौह एवं इस्पात उद्योग एवं थर्मल पावर प्लांट होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन है, कौन कौन से असत्य कथन है उसको आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका पहला है, ग्रीन केमिस्ट्री विषहीन अभिकारकों एवं विलायकों से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई गलत नहीं बात नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट है, ओजोन परत पूर्व भूपरत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना, ये नहीं है। तो 16 से जो 23 है उसमें है कि बीच में यहाँ ओजोन परत है वो पाया जाता है। और पत्तों में हरे रंग का हास फ्लोरोसिस कहलाता है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर पत्ते में हरे रंग का उसका हाथ है वो फ्लोरोसिस नहीं कहलाता है। तो आपका दूसरा और तीसरा है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, 16, 18, 20, या फिर 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 18। देख सकते हैं सीजीपीएससी में 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां नंबर का प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, या फिर क्लोरीन। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों वो क्या है, जो दीर्घ मात्रिक तत्व है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम है वो दीर्घ मात्रिक तत्व है, बाकी जिंक, फ्लोरीन और बोरॉन ये लघु मात्रिक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है ऑक्साइड्स के विसरण में, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जलवाष्प के अपघटन से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अपघटन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन है वो आती है। क्योंकि ये जो पौधा है वो क्या करते हैं, जो प्रकृति में CO2 है उसको लेते हैं और उसके बदले में OT है वो वायुमंडल में छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 50वां नंबर का। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं, पादपों में किस उत्सर्जित पदार्थ के कारण कच्चे फल कड़वे एवं खट्टे होते हैं, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, या फिर ग्लूकोसाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, टेनिन है वो उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से जो फल कच्चे फल उसमें कड़वा और खट्टापन है वो रहता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।